हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज अपने चैनल के एसेंशियल सेगमेंट में बात करूंगा एजुकेशन लोन के बारे में। गाइस पूरी वीडियो को 4 सेगमेंट में डिवाइड करूंगा। पहले सेगमेंट में थोड़ी सी हिस्ट्री बताऊंगा एजुकेशन लोन के बारे में। दूसरे सेगमेंट में आपको बताऊंगा कि आप एजुकेशन लोन अवेल कैसे कर सकते हैं और उसका प्रोसीजर क्या है। तीसरे सेगमेंट में आपको बताऊंगा कि वेदर एजुकेशन लोन इज अ ट्रैप और इट इज बेनिफिशियल फॉर यू। और चौथे में बताऊंगा आपको सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, व्हाट इज द स्ट्रेटजी टू रीपे योर एजुकेशन लोन। तो गाइस चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस सबसे पहले 1963 में नेशनल लोन स्कॉलरशिप स्कीम को लॉन्च किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, जिसमें जो स्टूडेंट हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते थे उन्हें एजुकेशन लोन दिया जाता था। लेकिन इस स्कीम में प्रॉब्लम ये थी कि ये सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स को मिलता था जो अपने फील्ड में बहुत अच्छा परफॉर्म करते थे। तो एक्चुअली में ये लोन नहीं था, ये स्कॉलरशिप थी। उसके बाद 1995 में एजुकेशन लोन को बहुत ही स्ट्रक्चर वे में लॉन्च किया गया एसबीआई बैंक के द्वारा। और 2001 आते आते मोस्टली बैंक्स ने एजुकेशन लोन देना शुरू कर दिया। और अब करंट सिचुएशन ऐसी है कि आपको हर बैंक में एजुकेशन लोन मिल जाएगा। गाइज अब बात करते हैं कि आप एजुकेशन लोन अवेल कैसे कर सकते हैं। बेसिकली इसमें 3 लेवल होते हैं। अगर आप 4 लाख तक का लोन लेते हैं तो आपको कोई भी विटनेस नहीं चाहिए होता है। आपको सिर्फ अपने फादर या मदर की पे स्लिप को सबमिट करना होता है बैंक को और आपका लोन सैंक्शन हो जाता है। दूसरा लेवल आता है 4 लाख से लेके 7.5 लाख तक, जिसमें आपको एक विटनेस या कह लीजिए थर्ड पार्टी गारंटर चाहिए होता है। और थर्ड लेवल आता है आपका 7.5 लाख के ऊपर, जिसमें आपको कोई कोलेट्रल बैंक को देना पड़ता है। कोलेट्रल इन द सेंस कि आपको कोई ना कोई सिक्योरिटी, जैसे अपने जमीन के कागजात या अपने व्हीकल के पेपर्स आपको बैंक को दिखाने पड़ते हैं और उसके बाद आपका लोन सैंक्शन हो जाता है। गाइज इसके बाद ये होता है कि आपको जिस कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हैं, आपको उस कॉलेज का नाम और आपकी जो भी रैंक आई है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो आपको बैंक को दिखानी पड़ती है। और उसके बाद बैंक चेक करता है कि आपके कॉलेज की रेपुटेशन कैसी है या आपके कॉलेज की प्लेसमेंट कैसी है। ये कुछ इंटरनल पैरामीटर हैं जो बैंक चेक करता है, क्योंकि बैंक भी श्योर होना चाहता है कि 4 साल बाद या 5 साल बाद जो भी आपके कॉलेज का ड्यूरेशन है उसके बाद आप अपना एजुकेशन लोन पे कर पाएंगे कि नहीं। तो ये कुछ इंटरनल पैरामीटर हैं जो इंटरनली बैंक एक बार चेक जरूर करता है। गाइस उसके बाद आपको अपने कॉलेज से एक लेटर बनवाना पड़ता है जिसमें ये मेंशन होना चाहिए कि आपको इस कॉलेज में सीट मिली है और साथ ही साथ आपके पूरे कॉलेज ड्यूरेशन की फीस भी मेंशन होनी चाहिए। सपोज अगर मैं इंजीनियरिंग का एग्जांपल लेता हूं तो आपके 4 साल की ड्यूरेशन की जितनी भी फीस होगी वो उस लेटर में मेंशन होनी चाहिए और उसी के अकॉर्डिंग बैंक आपको एजुकेशन लोन सैंक्शन कर देता है। दोस्तों अब अगर मैं डॉक्यूमेंट की बात करूं तो बैंक आपसे हर एक आइडेंटिटी प्रूफ आपका मांगेगा। आपकी 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, डीएल, पासपोर्ट। ऑल्दो इतने डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं होती, लेकिन बैंक एक सेफ जोन में चलता है ये सोच के कि कल को अगर आपने फ्रॉड करने की कोशिश की तो बैंक आपको आपकी किसी ना किसी एक आइडेंटिटी के थ्रू ट्रेस जरूर कर लेगा और आपको पकड़ लेगा। तो गाइस इसलिए फ्रॉड करने की कोशिश बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि ये बिल्कुल भी पॉसिबल है नहीं। गाइस डॉक्यूमेंट सबमिशन के बाद लगभग 1 से 1.5 महीने के बीच बैंक आपको आपका लोन सैंक्शन करके दे देगा। गाइस कई लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि जो पैसा हमें मिलेगा लोन का वो हमें कैसे मिलेगा, वो हमें कैश मिलेगा, वो हमें ऑनलाइन मिलेगा या वो किस मीडियम के थ्रू हमें मिलेगा। गाइस ये मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि बैंक जो पैसा देता है वो हमेशा डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू होगा। डिमांड ड्राफ्ट में बहुत स्पेसिफिकली आपके कॉलेज का नाम मेंशन होगा और आपको वो डिमांड ड्राफ्ट अपने कॉलेज में जाके जमा करना होगा। दोस्तों क्योंकि कई लोग ये कोशिश करते हैं या ये फ्रॉड करने की कोशिश करते हैं कि हम एजुकेशन लोन ले लेंगे और उस पैसे को हम कहीं और यूटिलाइज कर देंगे। तो गाइज आप ये समझ लीजिए कि ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। बैंक आपसे कहीं ज्यादा स्मार्ट है और इसीलिए बैंक आपको सिर्फ डिमांड ड्राफ्ट बना के देता है जिसका यूज आप अपने कॉलेज के अलावा कहीं और नहीं कर पाएंगे। गाइज अब बात करते हैं एजुकेशन लोन को रीपे करने के बारे में। आपकी 4 साल की इंजीनियरिंग खत्म हो गई, आपका कॉलेज का ड्यूरेशन खत्म हो गया और अब आपको बैंक को पैसे चुकाने हैं। एंड दिस इज द मोस्ट क्रिटिकल पार्ट जहां पे लोग फंस जाते हैं। गाइज कई लोगों को ये मिसकंसेप्शन होता है या क्लियर नहीं होता कि हमारा इंटरेस्ट कब से लगना शुरू होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जिस दिन से आपका लोन सैंक्शन होता है उस दिन से आपका इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाता है।
गाइस बैंक वाले ये बताएंगे नहीं, बैंक वाले मोस्टली ये कहते हैं कि आपका इंटरेस्ट बहुत कम लगेगा या बिल्कुल नहीं लगेगा, और इवन वो आपको ये भी बताएंगे कि आपके 4 साल के ड्यूरेशन में इंटरेस्ट नहीं लगेगा और उसके बाद आपको 1 साल और मिलेगा, जिसे हम हॉलीडे पीरियड भी कहते हैं। गाइस ऐसा कुछ भी नहीं है, जिस दिन आपका लोन सैंक्शन होता है उस दिन से आपका इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाता है, और वो भी सिंपल इंटरेस्ट नहीं होता दोस्तों, वो होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। फंस गए दोस्तों, समझ नहीं आया कुछ? चलिए एक एग्जांपल के थ्रू आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सपोज आप इंजीनियरिंग में एडमिशन ले रहे हैं जिसका 4 साल का ड्यूरेशन है, और मानते हैं कि 4 लाख आपकी फीस है, जो कि नॉर्मली इतनी होती है एक नॉर्मल से कॉलेज में। अब दोस्तों होता है क्या कि फर्स्ट ईयर बैंक आपको 1 लाख की डिमांड ड्राफ्ट बना के देगा, लेकिन आपका टोटल एजुकेशन लोन का जो अमाउंट है वो 4 लाख है। तो 4 लाख पे आपका जो इंटरेस्ट लगेगा 12%। मैं नॉर्मली 12% लेके चलता हूँ अजम्पशन, क्योंकि इतना ही रहता है दोस्तों। एजुकेशन लोन पे जो इंटरेस्ट है वो हमारे होम लोन और कार लोन से कहीं ज्यादा होता है। तो अगर 4 लाख पे आपका 12% इंटरेस्ट लगता है तो फर्स्ट ईयर के बाद आपका टोटल अमाउंट हो जाएगा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मिला के 4,48,000। और गाइस दूसरे साल में आपका 4 लाख पे इंटरेस्ट नहीं लगेगा, आपका इंटरेस्ट लगेगा 4,48,000 पे 12%। तो ऐसे सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फाइनल ईयर होने के बाद आपका जो टोटल अमाउंट बन जाएगा वो हो जाएगा गाइस 6,30,000। गाइस जस्ट इमेजिन, आपने लोन लिया सिर्फ 4 लाख रुपए का और आपका टोटल अमाउंट हो गया 6,30,000। आपका लोन बहुत छोटा सा था, लेकिन अब वो आपके लिए बहुत बड़ा पहाड़ बन चुका है। दोस्तों लोगों को ये पता नहीं होता, क्योंकि उन्हें लगता है कि 4 साल के ड्यूरेशन में उनका कोई इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं होता। तो मैंने आपको बहुत क्लियरली बता दिया कि आपका इंटरेस्ट पहले दिन से लगना शुरू हो जाता है। गाइस अब एक चीज और समझिए आप लोग कि बैंक आपको टोटल 7 साल देता है आपका एजुकेशन लोन रीपे करने के लिए, वापस करने के लिए। और बैंक आपको बोलेगा कि आप टोटल 84 ईएमआईज जिसका ड्यूरेशन 7 साल होता है उसमें आप अपना लोन चुकाइए। अगर आप अपने टोटल अमाउंट को 6,30,000 को 84 से डिवाइड करेंगे तो लगभग 7,500 रुपए आपको पर मंथ ईएमआई के तौर पे बैंक को देना पड़ेगा। लेकिन गाइस अब यहाँ पे आप समझिए कि आपके साथ क्या गलत होता है। गलत नहीं होता है एक्चुअली में, आप समझिए कि ये कैलकुलेशन कैसे होती है, इस चीज को आपको समझना है। अब अगर आप 7,500 रुपए पर मंथ पे करेंगे तो आपका होगा क्या कि आपका जो रिमेनिंग अमाउंट है करीब 6.5 लाख या कह लीजिए 6,30,000 जो आपका अमाउंट है, उस पर पैरेलली आपका इंटरेस्ट भी बढ़ता रहेगा। मतलब आपने 7,500 रुपए दिए, लेकिन उसकी जो वैल्यू है वो बहुत कम होगी, वो लगभग 3 या 3,500 ही काउंट होगी दोस्तों। क्योंकि एक चीज होती है दोस्तों, जब भी आप लोन लेते हैं कि टाइम एंड मनी आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ये चीज समझिए दोस्तों, जितना ज्यादा आपका ड्यूरेशन होगा पैसे भरने का, उतने ज्यादा पैसे आपको भरने पड़ेंगे, और जितना कम ड्यूरेशन होगा आपका पैसे भरने का, उतना कम पैसे आपको भरने पड़ेंगे। तो गाइस ये फंडा होता है एक्चुअली, और इस बेसिस पे आपका इंटरेस्ट भी कैलकुलेट होता है। इसीलिए बैंक आपको 7 साल देता है कि आप लंबे टाइम तक लोन भरिए, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बैंक आपसे 3 लाख या कह लीजिए 4 लाख की जगह लगभग 12 लाख रुपए वसूल करेगा। दोस्तों ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला। ये सिर्फ बैंक में अप्लाई नहीं होता, अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट भी करते हैं या आप कोई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, कोई एसआईपी में इन्वेस्ट करते हैं, तो भी यही होता है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं, जैसे हम पीपीएफ की बात करें, अगर आप पीपीएफ में भी इन्वेस्ट करते हैं तो 15 साल बाद आपको पैसे मिलते हैं जो लगभग कंपाउंड इंटरेस्ट के थ्रू कैलकुलेट होते हैं और आपको अच्छा खासा अमाउंट मिलता है। तो दोस्तों जो मैंने आपको बताया कि टाइम एंड मनी आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, इस बात को ध्यान रखिएगा। दोस्तों ये स्टूडेंट लोगों को पता नहीं होता, क्योंकि आप जस्ट 12th करके आते हैं और आपको इतनी फाइनेंशियल नॉलेज नहीं होती कि भाई कैसे मेरा इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है और कैसे मेरा अमाउंट बढ़ रहा है। बट बाय द एंड ऑफ इंजीनियरिंग आप समझ जाते हैं चीज़ों को कि हाँ भाई ऐसे ऐसे मेरा इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। तो गाइज अब फाइनली बात करता हूँ कि व्हाट इज द राइट स्ट्रेटेजी टू रीपे योर एजुकेशन लोन, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग गाइज। पहली चीज तो ये है कि आप कोशिश करिए कि आप अपने इंजीनियरिंग के ड्यूरेशन में ही अपना इंटरेस्ट पे कर दीजिए किसी भी तरीके से। आप ट्यूशन पढ़ाइए या आप कुछ और करिए, लेकिन आपको कोशिश करनी है कि आप या आपके पेरेंट्स जो भी आपका इंटरेस्ट लग रहा है उसको आप हर साल पे करते रहिए एट द टाइम ऑफ योर इंजीनियरिंग। क्योंकि दोस्तों समझिए, अब पहले साल आपका 4 लाख रुपए टोटल आपका अमाउंट है, पहले साल आपका 12% के तौर पे 48,000 इंटरेस्ट लगेगा। अगर आपने पहले साल के बाद 48,000 पे कर दिया इंटरेस्ट, तो आपका जो टोटल अमाउंट है वो 4 लाख ही रहा, वो बढ़ा नहीं, 4,48,000 नहीं हुआ, जिसकी वजह से नेक्स्ट ईयर
आपका जो इंटरेस्ट लगेगा वो कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं लगेगा, वो सिंपल इंटरेस्ट ही लगेगा। अगेन नेक्स्ट ईयर आपको 4,48,000 ही भरना पड़ेगा। और अगर चारों साल आपने आपके इंटरेस्ट भर दिए 48,000 जो हम नॉर्मल कैलकुलेशन करते आ रहे हैं 4 लाख के हिसाब से और 12% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से, तो 4 साल के बाद आपका जो टोटल अमाउंट रहेगा वो सिर्फ 4 लाख ही रहेगा दोस्तों, वो 6,30,000 नहीं पहुंचेगा, क्योंकि आपने इंटरेस्ट ऑलरेडी पेड कर दिया है। और तो और उस पर जो इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ है वो सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ है, वो कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं कैलकुलेट हुआ है। तो दोस्तों ये चीज आपको समझनी है, ये स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि एट द टाइम ऑफ योर इंजीनियरिंग आप कोशिश करिए कि आप अपना एजुकेशन लोन किसी तरीके से भर दें। गाइस दूसरी चीज समझिए, दूसरी चीज क्या होती है कि सपोज अब बैंक आपको 7 साल दे तो रहा है, लेकिन आपको पैसे बहुत ज्यादा भरने पड़ रहे हैं। 4 लाख का आपको लगभग 11 से 12 लाख रुपए भरना पड़ रहा है। तो आप कोशिश ये करिए कि आप 7.5 की ईएमआई न भर के, अगर आपका प्लेसमेंट अच्छा हुआ है या आप अच्छे पैसे कमा रहे हैं, तो आप कोशिश करिए कि आप उस पैसे को बहुत जल्दी भर दें। आप 10,000, 12,000, 15,000 जितना भी आप सेव कर पा रहे हैं महीने में, वो पैसा आप ज्यादा से ज्यादा बैंक को देते रहिए। इससे होगा क्या ना कि आप जब ये इतना पैसा देंगे तो आपका इंटरेस्ट बहुत ज्यादा घटेगा आपके टोटल अमाउंट से, और आपका प्रिंसिपल भी घटेगा। और जो मैंने आपको बात बताई थी कि जो पैरेलली आपका इंटरेस्ट बढ़ता रहता है कम पैसे देने से, वो थोड़ा कम बढ़ेगा दोस्तों। और अगर एक नॉर्मल कैलकुलेशन करें तो आप 3 से 4 साल के अगर अंदर अपना लोन खत्म करते हैं तो आप हार्डली 6.5 या 7 लाख ही देके बच जाएंगे। आपको 10 से 11 लाख रुपए बैंक को नहीं देने पड़ेंगे दोस्तों। तो गाइज ये चीज आपको ध्यान में रखती है। मैं इस पे वीडियो इसलिए बनाया क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि कई स्टूडेंट्स जो होते हैं उन्हें नहीं पता रहता, दे गो फॉर एजुकेशन लोन एंड दे गेट इट, बट दे डोंट अंडरस्टैंड हाउ बैंक्स आर कैलकुलेटिंग दीज इंटरेस्ट, और वो एक्चुअली में कैसे अप्लाई होता है। क्योंकि जब वो 4 साल बाद निकलते हैं तो उनका छोटा सा अमाउंट उनको इतना बड़ा दिखता है, एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अ स्टूडेंट टू रीपे दिस ह्यूज अमाउंट। तो दोस्तों इसलिए मुझे लगा कि मुझे इस पे वीडियो बनाना चाहिए, और वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा तो आप इसे लाइक जरूर करिए, सारे स्टूडेंट्स लोगों को शेयर जरूर करिए, क्योंकि डेफिनेटली ये किसी न किसी स्टूडेंट्स को हेल्प जरूर करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ एंड जय हिंद दोस्तों।